तो देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ विद फर्स्ट लॉ। हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि कितना वैध है, कितना सही है। मतलब सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ मतलब क्या ये दोनों एक ही चीज बताते हैं, मतलब दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितना कंसिस्टेंट है ये। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सेकंड लॉ विद फर्स्ट लॉ दोनों को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था कि फर्स्ट लॉ किस किस पे लागू होता है, या तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो या फिर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो। दोनों ही केस में जो नेट फोर्स लगेगा, जो टोटल फोर्स लगेगा, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा है। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या देखा है कि जो फोर्स होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इसके बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है हमारा। ये जो पीछे एक स्लाइड आई थी हमारे सामने कि न्यूटन सेकंड लॉ, मैंने जो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो, वहां पे हमें क्या देखते हैं कि जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर होता है, और जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर होता है, यहाँ फोर्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये हमने ड्राइव नहीं किया था यहाँ तक। ठीक है ना, ये हमने आगे ड्राइव किया। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ जो सेकंड लॉ में जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो के बराबर नहीं होता। किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जो नेट फोर्स लगेगा चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो जीरो के बराबर होगा। और जो सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अब ये दोनों आपको देखने से लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। एक कह रहा है जीरो के बराबर है, दूसरा कह रहा है जीरो के बराबर नहीं है। तो क्या लेकिन क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट हैं, मतलब एक ही चीज बताते हैं क्या? ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही चीज बताते हैं। कैसे, देखिए एक छोटी सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो ये जो फोर्स है इसको हम जीरो कर लेते हैं। इफ एफ इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके हिसाब से एफ क्या है, जीरो है, तो एफ को हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना, इस एफ को हम जीरो मान लेते हैं। जब एफ को आप जीरो कर दोगे तो एम ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या, नहीं। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो उसका मास तो नॉन जीरो होगा, तो एम जीरो नहीं हो सकता। तो क्या चीज जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है ना, तो एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है ना, वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से जाता है वो मोशन कैसी होती है, वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है, तो देखिए एफ को हमने जैसे जीरो माना, ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी आ गई, यूनिफॉर्म मोशन। तो वही तो चीज ये बता रहा है कि एफ जो है जीरो होगा तो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, दस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ सेज सेम थिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन वेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक है ना, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है। कि अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो फोर्स तो वैसे ही जीरो हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। और यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, कि अगर एफ को हम जीरो ले लेंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी, यूनिफॉर्म है। तो एफ जीरो लेते ही मोशन भी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। क्लियर है। और रेस्ट पे रहेगा तो वैसे ही फोर्स जीरो लग रहा है, कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे ही तो रहेगा। तो इसका मतलब सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ एक ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो दस बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ सेज सेम थिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन वेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंपल्स। अब इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इट एक्ट्स ओवर। मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट है, ये किस किस का प्रोडक्ट है, फोर्स का
और एक छोटा टाइम, मतलब एक छोटा सा टाइम जिस टाइम के दौरान वो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इम्पल्स को हम कैसे लिखते हैं कि एफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड चेंज इन टाइम, स्मॉल टाइम, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा फोर्स जो बहुत ही थोड़े समय के लिए लगता है, तो वो कैसा होगा, इम्पल्सिव फोर्स होगा वो, ठीक है ना। जैसे जो टेनिस बॉल है वो रैकेट के जब कांटेक्ट में आती है तो कितनी देर के लिए कांटेक्ट में आती है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में आती है, और इस दौरान उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या करेगा, इस टेनिस बॉल की डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल देता है। मतलब एक बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगता है लेकिन वो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सट्रीम क्वांटिटी में लगेगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो टेनिस रैकेट स्ट्राइक्स द बॉल, दैट इज रैकेट gave an impulse to the ball when come in contact during a very short time which is equal to ft। तो impulse किसके बराबर हो गया, f डेल्टा t। क्लियर है। अच्छा, हमें पता है कि f किसके बराबर होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F जो है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप डेल्टा P को ऐसे लिख सकते हो F इंटू डेल्टा टी। तो F इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, डेल्टा P के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा P F इंटू डेल्टा टी की जगह आप डेल्टा P लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि इम्पल्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इम्पल्स कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो इम्पल्स जो है हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ऐसे इम्पल्सिव फोर्स, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स जो थोड़े टाइम के लिए लगे, ठीक है ना। तो ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो व्हेन ए बॉल हिट्स ए वॉल एंड बाउंस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल by wall acts for a very short time when two are in contact, yet force is large enough to reverse the momentum of the ball। तो कहने का मतलब जब आप देखिए बॉल, किसी भी बॉल को जब आप दीवार पे हिट करते हो, बॉल पे अगर आप हिट करते हो तो क्या होगा, वो बॉल जो है दीवार पे लग के बाउंस बैक करती है, दोबारा आपके पास आएगी, ठीक है ना। तो इस दौरान जब वो बॉल दीवार को हिट करती है, तो जब उस दीवार के कांटेक्ट में आती है तो कितनी देर के लिए वो कांटेक्ट रहता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए वो कांटेक्ट बनाता है, ठीक है ना। लेकिन उस थोड़े टाइम के कांटेक्ट में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है कि उस बॉल की डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल देता है वो, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स डेट इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डेट इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। कई बार हम देखते हैं ना, किसी किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे को मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, एकदम से गुस्सा आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंपल्सिव है। तो इंपल्सिव, ठीक है ना, तो मतलब सडन जिसमें चेंज आता है, वहां पे हम इंपल्स वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर।